हेलो एवरीवन। यूपीएचसीएससी विज्ञापन संख्या 51 परीक्षा आपकी 18-19 अप्रैल को है और एग्ज़ाम सिटी के लिए आप लोग स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके जो एडमिट कार्ड हैं ये 15 तारीख को आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों जीएस के लिए अभी तक जिन लोगों ने अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, हालांकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है, लेकिन जो लोग अभी तक बहुत डेप्थ में जाकर जीएस नहीं पढ़ पाए हैं तो उनको मैं ये सलाह दूंगा कि ये जो चैनल आपका है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, इसकी प्लेलिस्ट आप लोग ओपन कर लीजिए और प्लेलिस्ट में आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी फॉर द यूपीएचसीएससी विज्ञापन संख्या 51। और बिल्कुल स्टार्ट करिए एकदम शुरू से ही आपको सारे वीडियोज़ यहाँ पर दिए गए हैं और क्रमशः जितना हो सकता है उतना आप कंप्लीट करें। हालांकि आपके केवल 6 यूनिट हैं, लेकिन जो 6 यूनिट हैं ये काफ़ी जो है बड़े हैं, लेकिन उनको सार संक्षेप के रूप में आपको यहाँ पर दिया गया है, तो बहुत ही कम समय में अपना सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हैं। और देखो फ्रेंड्स, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है तो अब आप लोग थोड़ा सा स्पीड से पढ़ना स्टार्ट करिए और एक तारतम्य बैठाइए अपने सामान्य अध्ययन और अपने विषय में, क्योंकि दोनों को मिलाकर ही आपकी जो मेरिट होगी वो तैयार होगी। तो देखो यहाँ पर आज हम लोग यूपीएचसीएससी विज्ञापन संख्या 51 जीआईसी जीडीसी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का जो जीएस का कॉमन पोर्शन है उसके लिए हम लोग मॉडल पेपर 14 को आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले 13 मॉडल पेपर डिस्कस किए जा चुके हैं और सभी की जो पीडीएफ है ये आपके पेड ग्रुप में दे दी गई है, आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और पेड ग्रुप में रहने से फ़ायदा आपको ये मिलता है कि सारी पीडीएफ आपको मिल जाती है और आप आसानी से पूरा रिवीजन कर पाते हैं। तो आपका जो समय है जो कि अब बहुत ही कीमती है वो नोट्स बनाने में ज़ाया नहीं होता है। और मैं आपसे यही कहूँगा कि जितनी बार हो सके उतनी बार आप लोग बोल बोल के तेज़ गति से पढ़ना सीखिए, क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कई बार कुछ चीज़ें आपका दिमाग उसको बहुत ही चालाकी से स्किप कर देता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग बोल बोल के पढ़ें, तेज़ गति से पढ़ें और निर्बाध पढ़ें, यानी कि मोबाइल का नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए या फिर किसी ऐसी जगह पर जाकर बैठिए जहां पर आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक का समय मिले और वो बिल्कुल बाधा रहित हो, निर्बाध हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और भी बातें रहें जो कि बीच बीच में होती रहेंगी। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो आपका पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये प्रश्न 2021 की परीक्षा में पूछा गया था यूपीएचसीएससी में ही। तो प्रश्न था कि जैविक विविधता के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। देखो दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, तो ये तीनों ही तिथियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बार बार रिपीट होती हैं। इनको कैसे आप याद रख सकते हैं, तो देखो दोस्तों, इसको याद करने के लिए सबसे पहले तो आप ये बादल याद रखिएगा। और बादल में क्या बरसता है? बादल में बरसता है पानी। तो जो विश्व जल दिवस है ये मनाते हैं आप 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और जब पानी बरसता है दोस्तों तो ये कहाँ पर बरसता है? तो ये दोस्तों बरसता है आपकी पृथ्वी पर। और यही वजह है कि देखो ये ट्रिक मैं आपको कल बता रहा हूँ। और अगले महीने में यानी कि 22 मार्च 22 अप्रैल को आप लोग मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। और जब पानी पृथ्वी पर बरसेगा तो फिर क्या होगा कि बहुत सारी वनस्पतियाँ, बहुत सारे जीव जंतुओं का विकास होता है। तो उसके अगले 1 महीने के बाद यानी कि 22 मई को मनाते हैं ये जो आपका है जैविक विविधता दिवस। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये 22 मई है और तीनों तारीखें आप इस क्रम से याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। याद रखिए 22 मार्च को प्रतिवर्ष मनाते हैं विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, पानी कहाँ पर बरसेगा? पृथ्वी पर। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस होता है 22 मई को। ठीक है, 22 जून को क्या मनाते हैं? विश्व वर्षा वन दिवस। और 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस और मनाते हैं विश्व गुलाब दिवस। ये जो विश्व गुलाब दिवस है ये कैंसर रोगियों के प्रति जो सिंपैथी होती है उसके लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो 22 तारीख ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल रट के रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये चीज़ें बार बार पूछी जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि चतुर्थ विश्व ये शब्दावली जो है ये किन देशों के लिए प्रयुक्त की जाती है। देखो दोस्तों, एक बात और भी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए ने वर्ष 1993 में जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया था। तो इसे 1993 में यूएनजीए के द्वारा घोषित किया गया है। और एक बात और भी, यूएनजीए के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है?
तो दोस्तों याद रखना कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि यूएनजीए का जो 80वां सत्र आयोजित किया गया था, तो इसके लिए अन्ना लेना बेयरबॉक, ये जर्मनी से हैं, इनको प्रेसिडेंट चुना गया था। इनका जो समय है ये सितंबर 2026 में जाके पूरा होगा। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। यूएनजीए का जो 80वां मतलब कि 80वीं बैठक हुई थी, ये कब हुई थी? तो सितंबर 9 2025 में हुई थी। उसी दौरान अन्ना लेना बेयरबॉक को प्रेसिडेंट चुना गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा का, जो कि सितंबर 2026 तक यूएनजीए की प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, कहाँ से हैं? तो जर्मनी से हैं। चतुर्थ विश्व शब्दावली किन देशों के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो उच्च विकसित देश बिल्कुल नहीं, न्यूनतम विकसित ये बिल्कुल आपका सही है। याद रखिएगा कि जो चतुर्थ विश्व शब्द है दोस्तों, ये न्यूनतम विकसित देशों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आपको बता दें कि विश्व के समस्त मूल निवासियों के निवास क्षेत्रों को चतुर्थ विश्व की संज्ञा दी जाती है। विश्व के वे क्षेत्र जहां प्रवास के उपरांत भी बड़ी संख्या में वहां के मूल निवासी उस क्षेत्र या देश में मौजूद हों, जैसे कि अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, आदि आदि। ठीक है, ये वो प्रदेश हैं जो कि न्यूनतम विकसित होते हैं। नेक्स्ट है, रोन घाटी में नीचे की ओर बहने वाली ठंडी स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? तो देखो, कुछ चीज़ें हैं जो कि समझने नहीं बल्कि रटने पर आपके डिपेंड करती हैं कि चीज़ें आपको कितनी रटी हुई हैं। जैसे कि रोन घाटी ये कहाँ पर स्थित है, और यहाँ पर नीचे की ओर जो ठंडी स्थानीय हवा बहती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं मिस्ट्रल। ठीक है, ये रटा ही जाएगा क्योंकि इसमें समझने से कोई बात है नहीं। तो मिस्ट्रल क्या होता है दोस्तों? मिस्ट्रल एक ठंडी ध्रुवीय हवा है जो रोन नदी की घाटी में से होकर चलती है। यह स्पेन या फ्रांस को विशेष रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, और आपको बता दें कि जो चिनूक हवा है ये राकी पर्वत के पूर्वी ढाल में बहती है। बोरा नामक जो पवन है एड्रियाटिक सागर का पूर्वी किनारा, और ब्लिजार्ड पवन ये कनाडा और यूएसए और साइबेरिया क्षेत्र में चलती है। ठीक है, तो चीज़ें आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो देखो दोस्तों, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र माना जाता है पश्चिमी घाट, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। स्थानिक जातियों की अधिकता के कारण इसे जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में भी नामित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट कितने हैं? यहाँ से भी प्रश्न कई बार बनते हैं, चारों के नाम दे दिए जाएंगे और कुछ यहाँ पर मिस्टेक कर दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा विकल्प सही है। इसके पहले के जो मैंने आप लोगों को मॉडल पेपर करवाए हैं वहाँ पर इस पर बेस्ड कई सारे एमसीक्यूज में मैंने करवाए हुए हैं, तो उनको जाके जरूर देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट दिया गया है, उसमें से आप सारी वीडियोज एक जगह पा जाएंगे। तो देखो दोस्तों, याद रखना, रट लेना कि जो जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं भारत में 4 हैं। कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा। पूर्वी हिमालय, नॉट पश्चिमी हिमालय, दिस इज पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो वर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। ठीक है, ये रटा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटीकल्चर दोस्तों कहा जाता है अंगूर की खेती को, ये बिल्कुल सही है आपका, यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वेजिकल्चर वृक्षों की खेती, ये भी सही है। पीसी कल्चर मतलब मछली का पालन, ये भी सही है। ओलेरी कल्चर दोस्तों ये कहते हैं सब्जियों की खेती को, सभी यहाँ पर बिल्कुल सुमेलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बात यहाँ पर हो रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के बारे में, और ये मिलेगा कहाँ पर आपको? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर तिरुवनंतपुरम में। सही जवाब इसका होगा विकल्प ए, यानी कि नई दिल्ली में। इसकी स्थापना दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 1980 को की गई थी। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो संस्थान है ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कई बार लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, देहरादून इसका उत्तर लगा के चले जाते हैं। तो याद रखना कि जो IIEE है ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? दोस्तों कर्क रेखा के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को कई बार पढ़ा चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कर्क रेखा है वो भारत के किन किन राज्यों से कोई गुजरती है? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा झारखंड, त्रिपुरा एंड ये आपका हो गया मिजोरम। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है ये पश्चिम बंगाल का है। यानी कि ये वो 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा को होकर गुजरती है। तो जो आपका प्रश्न है पूछ रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो कर्क रेखा है इसके उत्तर में ये जो रेड वाला पोर्शन आप देख पा रहे होंगे ये स्थान है मणिपुर।
तो यानी कि जो मणिपुर है ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वो तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो दोस्तों ये राज्य है आपका हरियाणा। याद रखिएगा, ये प्रश्न मैं देख रहा हूँ कई बार रिपीट हुआ है। तो हरियाणा जो मतलब 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके मुताबिक यहाँ पर लिंगानुपात बहुत कम है, 879 है, 879 है। लेकिन आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ये काफ़ी संपन्न राज्य माना जाता है। नेक्स्ट आपका है पृथ्वी तल के निकट वायुमंडल की परत का नाम क्या है? वायुमंडल की परतें मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, तो आपको बिल्कुल याद आना चाहिए। वायुमंडल, आयनमंडल, क्षोभ मंडल या समताप मंडल। तो दोस्तों सबसे निकट जो होता है पृथ्वी, ये आपकी पृथ्वी हो गई। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए ये पृथ्वी है, तो जो वायुमंडल की पहली परत है इसे क्या कहते हैं आप? इसे कहते हैं आप ट्रोपोस्फियर, जो कि है क्षोभ मंडल, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए जो वायुमंडल की 5 परतें हैं वो इस प्रकार से हैं। अगर आपकी ये पृथ्वी हो गई तो जो पहली परत है ये पृथ्वी से केवल 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर है और इसे कहते हैं आप ट्रोपोस्फियर। इसके बाद दोस्तों 18 से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 18 से 50 की ऊंचाई तक ये आपका होता है समताप मंडल, यानी कि यह है आपका स्ट्रेटोस्फियर। 50 से लेकर 80 किलोमीटर के बीच में जो ये ऊंचाई मिलेगी यहाँ पर होता है मध्य मंडल, यानी कि मेसोस्फियर। इसके बाद दोस्तों होता है 80 से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल और इसके बाद होता है एक्सोस्फीयर, यानी कि वायुमंडल। ठीक है, तो ये 5 परतें होती हैं। सबसे निकट की जो परत है ये आपकी ट्रोपोस्फियर है, जिसको आप क्षोभ मंडल कहते हैं। और ध्यान देना कि क्षोभ मंडल में ही सभी मौसमी गतिविधियां पाई जाती हैं। ठीक है, भारत में किस प्रकार के बैंक विभेदित बैंक यानी कि डिफ्रेंशिएटेड बैंक के रूप में स्थापित किए गए हैं? भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक, वाणिज्यिक बैंक। तो दोस्तों ये जो डिफ्रेंशिएटेड बैंक के रूप में स्थापित किए गए हैं ये भुगतान बैंक, यानी कि जिनको आप कहते हैं पेमेंट बैंक, जैसे कि एयरटेल वगैरह होते हैं। ठीक है, या लघु वित्त बैंक, ये डिफ्रेंशिएटेड हैं, यानी कि ये पूरी बैंकिंग आपको नहीं देते हैं, इनके साथ कुछ T&C टर्म एंड कंडीशन अप्लाई की गई है। तो ए और बी जो होते हैं ये डिफ्रेंशिएटेड बैंक है, जबकि जो वाणिज्यिक बैंक हैं इनको पूरी बैंकिंग की आज़ादी दी गई है। और आपको पता ही है कि ये जो रूल होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति घोषित की गई है? आसान सा क्वेश्चन है कि एक बार भी नहीं। विकल्प डी आपका करेक्ट है। वित्तीय आपात दोस्तों इसके बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 360(1) है, 360(1) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर वित्तीय आपात घोषित किया जा सकता है। लेकिन भारत में अभी कभी भी ऐसी नौबत नहीं आई है। हालांकि राष्ट्रीय आपात कई बार घोषित हुआ है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, और राज्यों में जो आपात होता है राष्ट्रपति शासन ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत का वन्यजीव संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? वन्यजीव संस्थान दोस्तों ये मिलेगा कहाँ पर आपको? तो देहरादून में मिलेगा। विकल्प सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। देहरादून जो कि उत्तराखंड में है और इसकी स्थापना होती है 1982 में, 1982 में। यह संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम, अकादमिक कार्यक्रम के अलावा वन्यजीव अनुसंधान तथा प्रबंधन में सलाह प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किस रूप में होता है? तो देखिए जो शिक्षक के कार्य होते हैं उनका वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है FIACS मेथड के द्वारा। अब ये FIACS मेथड क्या है? तो देखो दोस्तों ये होता है आपका फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, यानी कि FIACS। और इसी मेथड से शिक्षक के कार्यों का वास्तविक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है। यह एक अवलोकन तकनीकी है जो कि कक्षा की अंतःक्रिया को 10 श्रेणियों में संग्रहित करती है। यह प्रणाली शिक्षकों के केवल मौखिक व्यवहार को मापती है, यही इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, अगला है संकेतों के मदद से आंकड़ों में चित्रमय प्रस्तुति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो आंकड़े होते हैं, डेटा होते हैं, अगर उनको संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे कहते हैं चित्रमय, यानी कि पिक्टोग्राफ। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन 1990 में किस स्थान पर हुआ था? ये प्रश्न थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सबके लिए शिक्षा मतलब एजुकेशन फॉर ऑल, इस पर एक
वर्ल्ड समिट का आयोजन किया गया था 1990 में, किस देश में? तो दोस्तों ये देश था थाईलैंड। विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और इस सम्मेलन में लगभग 155 देशों के 1500 से अधिक सरकारी, गैर सरकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया था। वैसे सबके लिए शिक्षा यह एक वैश्विक लक्ष्य है जिसके लिए बहुत सारी संस्थाएं कार्यरत हैं। उनमें यूनेस्को है, यूनिसेफ है, UNFPA है, UNDP है एंड विश्व बैंक भी इसमें काफ़ी सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसमें यादृच्छिकरण दैट इज रैंडमाइजेशन के बारे में बात हो रही है कि किसमें रैंडमाइजेशन नहीं किया जाता है? ये जो होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में, यानी कि स्तरित न्यायादर्श, या फिर सौदेश न्यायादर्श यानी कि परपेजिव सैम्पलिंग, बहुस्तर न्यायादर्श, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, या फिर सिस्टमैटिक व्यवस्थित न्यायादर्श में। तो दोस्तों ये जो यादृच्छिकरण है ये नहीं किया जाता है सौदेश न्यायादर्श में, परपेजिव सैम्पलिंग में, यानी कि विकल्प बी आपका इसमें करेक्ट है। अब ये जो संभावना प्रतिदर्श होता है ये क्या होता है? तो इस विधि में जनसंख्या से प्रतिदर्श यानी कि सैंपल के चयन के पर शोधकर्ता के पक्षपातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि जो शोध करता है वो किस तरफ अपना झुकाव रखता है, किस तरफ वो बायस्ड है। और प्रतिदर्श में जनसंख्या की सभी इकाइयों के शामिल होने की समान संभावना होती है। और ये जो यादृच्छिक विधियाँ होती हैं उनमें कहा जाता है रैंडम सैंपलिंग, ठीक है, यादृच्छिक प्रतिचयन। एक होता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग यानी कि क्रमबद्ध प्रतिचयन। तीसरा है आपका स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। चौथा है आपका क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग और है मल्टी स्टेज सैंपलिंग। और इसी प्रकार से दोस्तों गैर संभावना प्रतिदर्श भी होता है। इसमें न तो प्रत्येक इकाई के सम्मिलित होने और न ही चुने जाने की संभावना होती है। इसके 3 प्रकार हैं। एक होता है आपका परपेजिव सैंपलिंग, दूसरा है सुविधात्मक प्रतिचयन एंड कोटा सैंपलिंग, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट इन ए डिजिटल सिस्टम इज। डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो दोस्तों आप जानते हैं सबसे छोटी इकाई होती है बिट, और बिट से बनता है आपका बाइट। और अगर हम बात करें बाइट के बारे में तो इससे बड़ा होता है आपका किलोबाइट। किलोबाइट से बनता है MB मेगाबाइट, और फिर बनता है आपका GB, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर सबसे छोटी इकाई बिट मानी जाती है। 8 बिट जो होती है दोस्तों ये मिलाकर 1 बाइट बनाती हैं, ठीक है। और आपको पता है कि 10 से 24 बाइट के बराबर होता है 1 किलोबाइट, और फिर 10 से 24 किलोबाइट के बराबर होता है आपका 1 मेगाबाइट एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे छोटी इकाई ऑप्शन ए बिट है। अगर हम देखें इसे बाइनरी डिजिट के रूप में तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे 0 और 1 के रूप में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इन रेफरेंस टू डिजिटल स्टोरेज ब्लू रे डिस्क इज, मतलब डिजिटल स्टोरेज के संदर्भ में ब्लू रे डिस्क क्या होती है? ब्लू रे डिस्क क्या है? आंतरिक भंडारण डिवाइस है यानी कि इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है, या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, एंड मतलब ये स्टोरेज डिवाइस है ही नहीं, और कह रहे हैं कि दोनों हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। ये जो आपका ब्लू रे डिस्क होता है ये एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होता है, बाहरी भंडारण डिवाइस। विकल्प बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, चिंतन शिक्षण क्या है? रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज। तो दोस्तों ये समस्या केंद्रित है, अभ्यास केंद्रित है। देखो बात चिंतन की हो रही है, और चिंतन कब करेंगे आप? जब समस्या होगी, ठीक है, यानी कि यह प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है। विकल्प ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। वैसे चिंतन के मूलतः 3 स्तर होते हैं। एक होता है स्मृति स्तर का शिक्षण, यह विचारहीन प्रारंभिक अवस्था है। इसमें तथ्यों की प्रस्तुतिकरण एवं रटने पर बल दिया जाता है। मतलब जो चीज़ें होती हैं उनको आप रट लीजिए, जैसे कि हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई, पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी। इसमें सोचने समझने की कोई बात नहीं होती, रटने की बात होती है। दूसरा होता है बोध स्तर। इसमें विद्यार्थियों को सामान्यीकरण, सिद्धांतों और तथ्यों के संबंध में बोध कराया जाता है। इसमें नियम को जानने एवं प्रयोग करने का भी सिखाया जाता है, जैसे कि परमाणु की संरचना हो गई, या बायोलॉजिकल जो आपकी थियरीज होती हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया, आकाश नीला क्यों होता है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। ये बोध स्तर है। एंड चिंतन शिक्षण क्या है? इसमें विद्यार्थियों के सामने ऐसी समस्याएं उत्पन्न कर दी जाती हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप एक देश के सम्राट हैं और आपका जो पड़ोसी राज्य है जिस पर आप बहुत अधिक भरोसा करते हैं उसने आप पर अटैक कर दिया है। तो आपके सामने जो परिस्थितियां हैं वो रख दी जाएंगी। अब आपको चिंतन करके इसका समाधान आपको निकालना है, तो इसको आप समझिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इन रिसर्च प्रोसेस अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन ए सीक्वेंस एंड सेलेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। मतलब
अनुसंधान प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपसे ये कर रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रोसेस कौन सा रहता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले आता है आपका शोध की जो प्रमुख सोपान है। स्टेप 1 कहता है कि सबसे पहले आपको अनुसंधान क्षेत्र का चयन करना पड़ेगा कि आपका जो रिसर्च एरिया है वो क्या रहेगा, आप रिसर्च किस में करना चाहते हैं। फिर समस्या क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका प्रोफार्मा सेट करेंगे आप। इसके बाद डेटा कलेक्शन करेंगे, फिर जो है उसका एनालिसिस करेंगे, फिर आप रिसर्च रिजल्ट को ले आएंगे सामने और इसके बाद वो रिपोर्ट आप पेश करेंगे। तो ये हैं शोध के प्रमुख सोपान जो कि मुख्य रूप से 7 स्टेप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटरव्यू। कौन सा एक साक्षात्कार का प्रकार नहीं है, अर्ध संरचित, विशेष, संरचित या फिर असंरचित। तो दोस्तों जो इंटरव्यू होता है या तो वो अनस्ट्रक्चर्ड होगा या स्ट्रक्चर्ड होगा या फिर दोस्तों वो रहेगा सेमी स्ट्रक्चर्ड। बाकी ये विशेष इसमें कोई प्रकार नहीं होता है। तो यही आपका आंसर है, स्पेसिफिक इंटरव्यू नाम की कोई चिड़िया नहीं होती है। नेक्स्ट आपका है, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया है साक्षात्कार के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। कितने लोग जानते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पहले और वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो देखिए जो पहले अध्यक्ष थे दोस्तों ये बनाए गए थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं कौन है, तो दोस्तों याद रखना डॉक्टर विनीत जोशी, ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं और ये काफ़ी चर्चा में रहते क्योंकि हाल ही में जो यूजीसी एक्ट लाया गया था जिसका काफ़ी विरोध हुआ था, तो इस एक्ट को इन्हीं के निर्देशन में तैयार किया गया था। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में कौन शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था है। शिक्षण की प्री एक्टिव स्टेज ये कौन सी होती है। मूल्यांकन, ये तो सबसे अंत में होगा। पहचान करना, क्रमबद्ध करना, उपचार करना। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका है क्रमबद्ध करना, सीक्वेंसिंग सबसे पहले आएगा, ऑप्शन सी। शिक्षण के 3 चरण होते हैं। पूर्व क्रिया अवस्था, इसमें अध्यापक शिक्षण नियोजन करता है, प्लानिंग करता है, जिसमें वह निर्धारण अनुदेशों का चयन, क्रमबद्ध और उपचार करता है, यानी कि डायग्नोसिस करता है। ठीक है। एक होती है अंतःक्रिया अवस्था, इसमें अध्यापक एवं छात्र के बीच जो अंतःक्रिया होती है, इसमें पूर्व क्रिया में बनाए गए नियोजन का क्रियान्वयन होता है। और उत्तर क्रिया अवस्था मतलब इसमें नियोजन की पुष्टि होता है और इसके बाद उसी के आधार पर अगले शिक्षण के लिए प्लान तैयार किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक कौन सा है। देखो दोस्तों जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसमें 2 प्रकार के घटक होते हैं, एक अजैविक है, दूसरा जैविक है। जैविक घटक जिसमें बैक्टीरिया आ जाएगा, पौधे, कवक, लेकिन ह्यूमस एक प्रकार की मिट्टी है जो कि अजैविक घटक है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अजैविक घटक में क्या क्या आते हैं, सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, नमी, मिट्टी, वायु। जबकि जैविक घटक में उत्पादक जैसे कि हरे पौधे हो गए, उपभोक्ता यानी कि जंतु हो गए, अपघटक यानी कि सूक्ष्मजीव हो गए। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में कितने सिद्धांतों का सूत्रीकरण किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रटा हुआ ही होना चाहिए ये। 1972 में जो मानव पर्यावरण पर आयोजित हुआ था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, उसमें कुल 26 सिद्धांत थे जिनका सूत्रीकरण किया गया था। तो विकल्प डी आपका इसमें करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना एवं पर्यावरण आंदोलन के प्रारंभिक सम्मेलन के रूप में 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम में 113 देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन में पारित स्टॉकहोम घोषणा पत्र में 26 सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली कास्ड बाई। ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है ये किसके कारण होता है, मीथेन, एथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरितगृह प्रभाव कहते हैं इसे हिंदी में, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद गैसों की मात्रा बढ़ने से वातावरण के तापमान में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होती है, जिसमें मुख्य योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। कोई बता सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का आपका जो वायुमंडल है उसमें कितने प्रतिशत होता है। चलो मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ, मतलब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। 20% हो गया, 0.93% हो गया या फिर 0.03% हो गया। बताइए कितना होता है आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है।
कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ग्रीन इफेक्ट उत्पन्न करने वाली जो अन्य गैसें हैं उसमें मेथेन भी है, हेलोकार्बन्स होते हैं HFC, PFC, SF6 एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। और इसके अलावा जो सतही ओजोन होते हैं, जलवाष्प होते हैं, ये भी कारक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन तत्व मोनोजाइट रेत में पाया जाता है? मोनोजाइट नामक जो दोस्तों जो रेत होती है उसमें पाया जाता है क्या? तो यहाँ पर प्राकृतिक तेल, यूरेनियम, थोरियम और कोयला दिया गया है विकल्प। तो थोरियम पाया जाता है मोनोजाइट से। थोरियम की प्राप्ति मोनोजाइट बालुका निक्षेपों से होती है जिनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों के नष्ट होकर चूर्ण बन जाने से हुआ है। भारत में थोरियम कहाँ पर पाया जाता है? तो ध्यान देना, यह केरल में पाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय किया गया था तो उसका नाम क्या था? तो दोस्तों 1857 में जो पुरानी राइफल थी उसकी जगह पर एक नई राइफल लाई गई थी जिसका नाम था एनफील्ड राइफल, यानी कि विकल्प सी आपका इसमें करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो पुरानी राइफल का नाम क्या था? ब्राउन बेल, और उसकी जगह पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने की बात की गई थी, जिसके बाद 1857 की क्रांति सामने आई थी, ठीक है। किस शासक के शासनकाल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ था? राग दर्पण म्यूजिक पर आधारित एक बुक है और इसका फारसी में अनुवाद हुआ था कब? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर या जहांगीर? सही जवाब इसका होगा दोस्तों विकल्प बी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के समय में, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में किसने 2 खंडों में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को लिखा था? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये 2 खंडों में है। ब्रिटिश काल में इस किताब को लिखा गया था किसके द्वारा? रोमेश चंद्र दत्त के द्वारा, यानी कि विकल्प ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक ने भी 2 किताबें लिखी हैं जो काफ़ी जो चर्चा में रहती हैं, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास एंड गीता रहस्य। दादा भाई नौरोजी की किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये काफ़ी चर्चा में रही है। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान समाविष्ट किए गए हैं? दोस्तों संविधान का जो भाग 15 है यहीं पर निर्वाचन से संबंधित जो प्रावधान है ये आपको देखने को मिलेंगे, विकल्प डी आपका करेक्ट है। और संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो 324 से लेकर 329 तक हैं। जबकि भाग 4 में मिलेगा आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। भाग 8 में मिलेगा आपको संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 241 तक। और भाग 9 में क्या मिलेगा आपको? पंचायतें, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक, ठीक है। सब रटा हुआ होना चाहिए आपको। भारत में कब प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आया था? बात यहाँ पर हो रही रीजनल रूरल बैंक के बारे में, RRB के बारे में। इसे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मत समझना, ये रीजनल रूरल बैंक है, ठीक है। तो दोस्तों ये अस्तित्व में आता है 1975 में, विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना नरसिंघम समिति की सिफारिशों के आधार पर 26 सितंबर 1975 को केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के तहत किया गया था। RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक के स्वामित्व में केंद्र, राज्य और प्रायोजित बैंक का शेयर अनुपात 50%, मतलब केंद्र का जी क्या होता है 50%, राज्य का होता है 15% और जो प्रायोजित बैंक है उसका होता है 35%। इसकी प्रारंभिक पूंजी 5 करोड़ थी। RRB की शाखाएं गोवा और सिक्किम को छोड़कर पूरे देश में हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A क्या प्रावधान करता है? तो दोस्तों ये प्रावधान करता है शिक्षा के अधिकार का, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। तो अनुच्छेद 21 संबंध है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और 21A देखो याद रखना कि इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें राज्य को 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके बाद अब आप लोगों के लिए एक टेस्ट प्रश्न है। अगर आपने लेक्चर को ध्यान से देखा है तो ये प्रश्न आपके लिए लेक्चर से ही लिया गया है और इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। वैसे कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए और प्लस जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप अभी तक पेड ग्रुप में नहीं हैं, अभी जुड़ना चाहते हैं PDF वगैरह एक्सेस करने के लिए, तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं और सारी इंपॉर्टेंट जो PDF है वो आपको मिल जाएगी। अभी भी समय है, अगर आप चाहें तो अपनी तैयारी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो शेष मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। आपका जो 14वां मॉडल पेपर है ये कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आप सभी को? आपकी राय अपेक्षित है, जरूर बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और जो भी सेशन आपके लिए करवाए जा रहे हैं वो आपके लिए कितने बेनिफिशियल हैं, या फिर आप कुछ और सुधार चाहते हैं
तो आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।